हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। एक संजना तो ठीक तुम्हारे सामने ही बैठी है। आशना ने मन ही मन सोचा और उसके बाद सूरज के सवाल पर गौर फरमाते हुए आशना की भुएं ऊपर की ओर उठ गई थी और उसने कहा, मैंने थोड़ा बहुत इस बारे में प्रिया के मुंह से सुना तो है, लेकिन विस्तार से मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओह अच्छा, असली संजना की मंशा अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन उसने नकली संजना का बंदोबस्त किया। और वो नकली संजना गर्वित के साथ कई महीने छोटे राजमहल में रही। जब नकली संजना चली गई ना, तो गर्वित को इन सब के बारे में पता चल गया और उसने असली संजना को छोटे राजमहल से बाहर निकाल दिया था। इन सभी घटनाओं को याद करते हुए सूरज ने पूरे घटनाक्रम का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, गर्वित और संजना की शादी कभी हुई नहीं है और गर्वित को संजना से कभी शादी करनी भी नहीं है। उसकी संजना से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही सूरज का यह बोलना खत्म हुआ, वैसे ही वेटर डिनर लेकर उनकी टेबल पर पहुंच गया था। क्या गर्वित और संजना की शादी नहीं हुई है? गर्वित शादीशुदा नहीं है? आशना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके शरीर में चल रही कपकपी को सूरज भी महसूस कर पा रहा था। आशना को बेकाबू होता देख सूरज ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो दोनों हमशक्ल थी या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि गर्वित को लड़की बहुत पसंद थी। सूरज ने एक दोस्त होने का फर्ज पूरी तरह से अदा कर दिया था। गर्वित को बचपन से जानता था और समझ गया था कि गर्वित को आशना में पूरी तरह से दिलचस्पी है। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से ही सही, सूरज ने आशना के दिमाग को पूरी तरह से खोल दिया था। आशना के सामने हकीकत की दुनिया खड़ी थी और सूरज ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब देखना यह था कि आशना क्या करने वाली थी। पूरी रात आशना को नींद नहीं आई थी। आशना के सामने सच्चाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने था, लेकिन उसके बाद भी आशना के मन में एक कसक सी थी जो उसे गर्वित के पास जाने से रोक रही थी। और वो और कोई नहीं, गर्वित के दादाजी माधव राज सिंधी थे। आशना बहुत अच्छे से जानती थी कि गर्वित के माता पिता के जाने के बाद उसकी जिंदगी में एकमात्र हिस्सा उसके दादाजी थे। और अगर आशना गर्वित और संजना के बीच में आएगी तो माधव राज सिंधी को अच्छा नहीं लगेगा। उनकी तबीयत लगातार खराब होगी और आशना ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। एक परिवार क्या होता है, उसकी अहमियत आशना बहुत अच्छे से पहचानती थी। इसलिए उसने रिश्तेदारी और परिवार को प्यार से ज्यादा आंका और अपने मन में मचल रही भावनाओं को आशना शांत कर रही थी और उन्हें बुझाते हुए मलहम लगाने का काम जारी था। गर्वित, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं चाहते हुए भी ये कदम उठा रही हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं याद भी हूं या नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, आज, कल और हमेशा। अब भविष्य में शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे छुपकर तुम्हें दूर से देख सकूं। इसलिए तुम्हें अब अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। और अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मेरे दिल को आराम मिलेगा। अपने साथ साथ सभी के बारे में सोचो। ऐसा कोई निर्णय मत लेना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। हमारा मिलन इस जन्म में नहीं सही तो कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगी कि अगले जन्म में फिर से हमारी मुलाकात हो और हमारा प्यार मुकम्मल हो जाए। अपना ध्यान रखना। इसी के साथ आशना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और अपने आप को चादर ढकते हुए आशना ने अपनी नजरें छुपा ली थी। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ हाल गर्वित का था। आशना, तुमसे मुझे वो प्यार मिला जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी तो जिंदगी की चाबी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तुम्हारे प्यार को ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम पूरी जिंदगी का पछतावा झेलना चाहते हो? क्या पहले का पछतावा भूल गए जो अपने ऊपर एक और तासीर जमाना चाहते हो? आज अगर यह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, तो वापस नहीं आएगा। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसकी खुशी सिर्फ तुमसे है। तुम्हें अपने प्यार का बखान करना होगा। उसके बाद आशना का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इन भावनाओं को अपने दिल में रखकर तुम क्या उखाड़ लोगे? जिंदगी तुम्हें बंदर की तरह नचा रही है और तुम नाच रहे हो। कभी जिंदगी को भी नचा के देखो, अपने प्यार को आजमा के देखो। अपनी आंखों से अपनी सोच और राय का पर्दा हटा के देखो गर्वित। अपनी जिंदगी को हसीन बना के देखो। समय का पहिया तुम्हें कहां से कहां लेकर आ गया। यही पहिया तुम्हारे दादाजी को भी तुम्हारी खुशियों का एहसास कराएगा। उठो गर्वित, जाग जाओ
अभी देर नहीं हुई है, उठो उठो उठो। अचानक से गर्वित की आंख खुली और उसके सामने 25 अक्टूबर की तारीख नाच रही थी। गर्वित का ध्यान घड़ी की तरफ गया। सुबह के 10:30 बज रहे थे। आशना के जाने का वक्त नजदीक आ रहा था और गर्वित एकाएक हरकत में आ गया था। तुरंत ही गर्वित ने अपना फोन निकाला और लक्ष्मण को कॉल किया। जैसे ही लक्ष्मण ने कॉल उठाया वैसे ही, लक्ष्मण, तुम अभी के अभी एयरपोर्ट के लिए निकलो, सारे काम छोड़ो, अमेरिका जाने वाली 1 बजे की फ्लाइट को रुकवाओ, मैं भी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। किसी भी हाल में आशना फ्लाइट में नहीं बैठनी चाहिए। यह बोलने के बाद गर्वित ने कॉल कट किया। एक झलक अपने दादाजी को देखा और उसके बाद अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया था। 23 अक्टूबर को माधव राज सिंधी को पहली बार होश आया था। उसके बाद वो वापस से कोमा में चले गए थे। संजना माधव राज सिंधी के सामने अपनी धाक खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी शूट रोक दी थी। हालांकि संजना और गर्वित के बीच में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद भी संजना रोज रात को 11 बजे तक अस्पताल में रुक रही थी। गर्वित के कमरे से निकलने के बाद संजना उस कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर रौद्र रूप छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो संजना बहुत गुस्से में हो। संजना ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। जब सामने वाले इंसान ने फोन उठाया तो संजना का मुंह खुला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बुढ़े माधव राज सिंधी का एक्सीडेंट करवाकर मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इस बुढ़े का प्यार पाकर मैं क्या करूं? इस बुढ़े से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो खुद बिस्तरों में है। मुझे जिसका प्यार चाहिए ना, वो तो मेरी हमशक्ल के पीछे जा रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। वो एयरपोर्ट के लिए निकला है, वो एयरपोर्ट पहुंचना नहीं चाहिए। अपना पैसा लो और मुझे अभी के अभी सी स्कीम में मिलो। ये बोलते हुए संजना भी उस कमरे से बाहर निकल गई थी। 10:30 बजे आशना एयरपोर्ट पहुंच गई थी। अपने सामान का चेक इन कराने के बाद आशना एटीएम की तरफ गई। उसने थोड़ा कैश निकाला और करीब 20 मिनट करेंसी एक्सचेंज करवाने की लाइन में उसे खड़ा रहना पड़ा था। जब आशना की बारी आई तो उसने देखा कि सामने एक हट्टी कट्टी औरत बैठी है। उस औरत ने आशना को देखते ही पूछा, कौन सा देश और तुम्हें कितना एक्सचेंज करवाना है? आशना ने जितना भी पैसा एटीएम से निकाला था वो सब उसने उस औरत को दे दिया और देश का नाम बताने के बाद आशना को जितने डॉलर्स चाहिए थे उतने आशना ने बोल दिए। कुछ समय बाद उस औरत ने आशना से कहा, तुम्हें जितने चाहिए उसमें 500 रुपए कम है। अगर तुम मुझे 500 और देती हो तो मैं तुम्हें पूरे डॉलर्स दे दूंगी, जितना तुमने मांगे। ठीक है। ये कहते हुए आशना ने तुरंत अपना पर्स खोला और पाया कि उसके पास 500 का सिर्फ एक ही नोट बचा है। अमेरिका में यह नोट उसके लिए कोई काम का नहीं था, इसलिए आशना ने उस नोट को निकाला और उस औरत को देने लगी। अचानक से आशना को कुछ अजीब लगा। चूंकि वो नोट मुड़ा हुआ था, इसलिए आशना ने उसे खोला और जैसे ही खोला उस पर लिखा था, परेशान करने वाली औरत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब आशना ने परेशान करने वाली औरत देखा तो आशना गर्वित की लिखावट को अच्छे से पहचान गई थी और आशना को पता चल गया था कि यह नोट कब का हो सकता है। उस रात गर्वित ने आशना को यह अजीब खेल खिलवाया था और उस खेल पर आशना को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन आज अपने सामने इस नोट को 1.5 साल बाद पाकर आशना के चेहरे के तोते उड़ गए थे। इसका मतलब गर्वित परेशान करने वाली औरत से तब से प्यार करता था। इस विचार को सोचते हुए आशना की सांसें भारी होने लगी थी और सोच के बादलों में आशना सफर करने लगी थी। मिस, क्या आप मुझे 500 रुपए देंगी? इसी के साथ आशना हरकत में आई और उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। जी नहीं, मुझे अभी कुछ खरीदना है, जितना होता है आप मुझे उतना दे दीजिए। ये बोलते हुए आशना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उस महिला ने आशना को डॉलर्स दिए और बिना गिने ही आशना ने उन्हें अपने पर्स में डाल दिया था। आशना पूरी तरह से खोई हुई प्रतीत हो रही थी। उसका मन उसे अतीत की यादों में ले जा रहा था। भागते हुए मन के साथ आशना सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ने लगी थी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद अब आशना को अपनी फ्लाइट बोर्ड करने का इंतजार था। आशना वेटिंग हॉल में कुर्सी पर बैठ गई थी। खिड़की से बाहर झांकने पर आशना को पता चला कि धूप जा चुकी है और आसमान में काले बादल छा गए थे। आशना के हाथ में अभी भी वो गर्वित वाला नोट था जिस पर लिखा था, परेशान करने वाली औरत, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
उस नोट को देखते हुए आशना पूरी तरह उसमें खो गई थी। आशना की फ्लाइट को उड़ान भरने में अभी 1 घंटा और 20 मिनट का समय था, लेकिन 40 मिनट आशना ने उस नोट को घूरने में ही निकाल दिए थे। 40 मिनट बाद जब एयरलाइन वालों ने अनाउंसमेंट किया, तब जाकर आशना वास्तविकता की दुनिया में पहुंची थी। आशना की यात्रा 17 से 18 घंटे की थी और आशना ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा था। ना तो उसके पास कुछ खाने को था और ना उसके पास पानी था। उड़ान में अभी भी 40 मिनट का समय था और आशना अपनी कुर्सी से उठकर ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी थी। क्या उस नोट के जरिए आशना का मन बदलने वाला था? क्या आशना अपनी भावनाओं पर काबू पा लेगी? क्या गर्वित समय रहते हुए आशना तक पहुंच पाएगा या फिर संजना के गलत इरादों की जीत होगी? क्या ये प्यार हार जाएगा? जानने के लिए सुनिए ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन